आज जब मैंने गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू किया तो मेरे मन में पहला सवाल उनके स्वास्थ्य को लेकर आया, क्योंकि आप जानते हैं कुछ दिन पहले तक अमित शाह का स्वास्थ्य पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। अपने खराब स्वास्थ्य की वजह से वो कई दिनों तक लोगों की नजरों से दूर रहे और इसका फायदा उस समय उनके राजनीतिक दुश्मनों ने भी उठाया था और उनकी सेहत को लेकर अलग अलग अटकलें इस देश में लगाई गई। यहां तक कहा गया कि उन्हें कोई बहुत गंभीर बीमारी हो गई है। इसलिए सबसे पहले आज उनके स्वास्थ्य के विषय से ही हमने शुरू किया और हमने पूछा कि क्या अमित शाह दुनिया के बड़े बड़े नेताओं की तरह अपने स्वास्थ्य को लेकर सारी जानकारियां सिर्फ अपने तक रखना चाहते हैं या फिर लोगों से छुपाना चाहते हैं। उन्होंने क्या कहा, अब ये देखिए। अमित जी, वैसे तो आप हमेशा चर्चा में रहते हैं अपने काम की वजह से, लेकिन इस साल आप अपने स्वास्थ्य की वजह से भी बहुत चर्चा में रहे और पूरे देश में आपके स्वास्थ्य को लेकर लोगों में चिंता भी थी। जो आपके शुभचिंतक थे वो चिंतित थे और जो आपके दुश्मन थे वो कुछ और सोच रहे थे। तो सबसे पहले पूरा देश ये जानना चाहता है आपके स्वास्थ्य के बारे में क्या अपडेट है, आप कैसे हैं? स्पष्टता कर दूं, मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, मेरी ओर से। हाँ, मगर हो सकता है मेरी विचारधारा और मेरी कार्यपद्धति के सामने कुछ लोगों को कुछ आपत्तियां हो सकती है। खैर, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता, परंतु मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आपके सामने हूँ। और मुझे कोरोना हुआ था, बाद में थोड़ी वीकनेस थी और इम्यूनिटी लेवल नहीं आया था, इसलिए डॉक्टरों ने आइसोलेशन में रहने के लिए सलाह दिया था। मगर मैं अब पूर्णतः स्वस्थ हूँ, अच्छे से काम कर सकता हूँ और आज आपके सामने उपस्थित जी। क्योंकि पूरी दुनिया में ये अलग अलग विचारधारा रहती है नेताओं के। बड़े नेता जो हैं वो ज्यादातर अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सीक्रेटिव रहते हैं। मैं जरा भी सीक्रेटिव नहीं हूँ। मुझे कोरोना हुआ 20 मिनट में मैंने ट्वीट कर दिया था कि मैं कोरोना ग्रसित हूँ। मेरे संपर्क में जो आए हैं तो अपना टेस्ट करा ले, क्वारंटाइन करा ले, जैसे बीमारी औरों को न लगे। इसमें सीक्रेट रखने जैसी कोई बात नहीं है। बीमारी किसी भी व्यक्ति को कभी भी किसी भी समय पे हो सकती है, इसका इलाज कराना होता है। आप सब जानते हैं बिहार के चुनाव होने वाले हैं और जिस तरह आजकल फिल्म स्टार अपनी फिल्म रिलीज होने से पहले ही इंटरव्यू देते हैं, इसी तरह से जो बड़े बड़े नेता हैं अब चुनाव से पहले ही इंटरव्यू देते हैं। इसलिए आज हमारे पास मौका था बिहार के बारे में कुछ सवाल पूछने का। हमारा जो अगला सवाल था वो बिहार को लेकर था और आप सबके मन में ये बात जरूर आ रही होगी कि बिहार में नीतीश कुमार में ऐसा क्या है कि बीजेपी नीतीश कुमार के ऊपर अपना दांव खेल रही है। बीजेपी यहां तक कह रही है कि अगर नीतीश कुमार की सीटें यानी जेडीयू की सीटें कम भी आईं तो भी मुख्यमंत्री वही बनेंगे। यानी क्या यह मान लिया जाए कि बीजेपी बिहार में एक जूनियर पार्टनर की तरह चुनाव लड़ रही है? और अगला सवाल यह भी था कि नीतीश कुमार को लेकर जमीन पर माहौल क्या है? क्या नीतीश कुमार की कोई लहर है या फिर नीतीश कुमार के खिलाफ कोई लहर इस समय चल रही है? अमित शाह का जो चुनावी कैलकुलेशन है वो क्या कहता है, ये सुनिए। नीतीश कुमार जी को लेकर जब आप ग्राउंड पर जाते हैं तो एक तो होता है कि बहुत अति उत्साह होता है, जोश होता है, मेरा नेता कैसा हो, मुख्यमंत्री कैसा हो, तो तुरंत दिल से आवाज निकलती है नीतीश कुमार जैसा हो। पर अगर हम ये ना भी कहें कि एंटी इनकम्बेंसी वेव उनके खिलाफ है, पर इतना तो कह सकते हैं कि उत्साह उतना नहीं है उनको लेकर। इसका आपको नुकसान होगा? मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, बिहार की जनता कांग्रेस के अंतिम 10 साल, लालू प्रसाद जी के 15 साल और नीतीश कुमार जी के 15 साल का कंपैरिजन जरूर करेगी। ये 25 साल जो कांग्रेस के अंतिम 10 साल अस्थिरता वाले और 15 साल लालू प्रसाद यादव के जंगल राज वाले गए हैं, उसमें बिहार को तहस नहस कर दिया। ढेर सारे नरसंहार होना, कितनी फिरौतियां, कितने लोग पलायन कर जाना, इंडस्ट्री पलायन कर गई, व्यापार पलायन कर गया, प्रोफेशनल पलायन कर गए, शिक्षा का पूरा खाका। एक जमाने में सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार से आते थे। पूरा बिहार का शिक्षा का खाका तितर बितर हो गया। शिक्षा के अंदर भ्रष्टाचार पहुंच गया। विकास दर की बात करें तो पहले 3% समथिंग विकास दर था जब लालू जी ने छोड़ा। आज 11.6 तक विकास दर को हमने पहुंचाया है। अभी जो नीतीश कुमार जी के साथ आपका इक्वेशन है उससे कई बार ऐसा लगता है कि आप बीजेपी जो है वो जूनियर पार्टनर की तरह लड़ रही है, क्योंकि आपने ये भी कह दिया कि मान लीजिए सीट उनकी कम भी आई तो भी मुख्यमंत्री वही रहेंगे।
क्या अब हम ये मान लें कि बीजेपी ने स्वीकार कर लिया है कि बीजेपी जूनियर पार्टनर है वहां? देखिए, कम ज्यादा का सवाल नहीं है। एनडीए एक यूनिट के नाते लड़ रहा है। हम 2/3 से ज्यादा बहुमत से जीतेंगे और नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तो सामाजिक संतुलन के लिए आप नीतीश कुमार जी के कंधों पर डिपेंड कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी मोदी जी के कंधों पर डिपेंड कर रहे हैं, तो कौन किसके कंधे पर है? इसमें इस प्रकार के इक्वेशन बिठाने का सवाल, जब साथी होते हैं तो सब बराबर होते हैं। मोदी जी राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर रहे हैं, नीतीश जी बिहार के स्तर पर नेतृत्व कर रहे हैं, मगर हम सब साथी हैं और साथ में चल रहे हैं। इसमें कोई छोटा बड़ा ऐसा भाव रखने की कोई जरूरत नहीं है और रखना भी नहीं चाहिए। बिहार में इस बार चुनाव बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि एक पार्टी जो केंद्र में एनडीए का हिस्सा है वो बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं है। इस पार्टी का नाम है लोक जनशक्ति पार्टी और इसके संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री थे, जिनका इसी महीने की 8 तारीख को निधन हुआ। लेकिन अब उनके पुत्र चिराग पासवान ने बिहार में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी के प्रशंसक हैं, लेकिन वो नीतीश कुमार के कट्टर दुश्मन हैं और उन्होंने नारा दिया, मोदी से कोई बैर नहीं, नीतीश तुम्हारी खैर नहीं। इस नारे से सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। आज अमित शाह से अगला सवाल यही था कि क्या चिराग पासवान कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, क्या वो बहुत महत्वाकांक्षी हो गए हैं, या फिर वो जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं जिससे कि बीजेपी का कार्यकर्ता भी कंफ्यूज हो जाए। इस पर अमित शाह ने साफ किया कि बिहार में जेडीयू एनडीए के गठबंधन का हिस्सा है और एलजेपी इसमें शामिल नहीं है। लेकिन यह अमित शाह के एक जवाब का हिस्सा है। अगर आप उनका पूरा बयान सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि बिहार में बीजेपी किस रणनीति पर काम कर रही है। अमित जी, इस समय बिहार में जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो है चिराग पासवान को लेकर, एलजेपी को लेकर, कि एलजेपी इस तरफ है कि उस तरफ है। ऐसा लगता है कि लोगों में भी कंफ्यूजन है और हो सकता है कि आपके जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भी ये कंफ्यूजन हो। इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे आप? देखिए, अच्छा किया सुधीर जी आपने सवाल कर दिया। एलजेपी की ओर से मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं एलजेपी पार्टी से मेरा कोई उनकी ओर से बोलने का अधिकार नहीं है, परंतु एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि एलजेपी बिहार चुनाव में एनडीए का हिस्सा नहीं है। बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी, ये 4 दल इकट्ठा होकर श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और मोदी जी राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। चुनाव में कई बार ऐसी चीजें कही जाती है जिससे कंफ्यूजन हो, मगर बिहार की जनता की राजनीतिक परख बड़ी पैनी होती है। जो बिहार की राजनीति को जानते हैं उनको मालूम है सबसे ज्यादा देश में राजनीतिक रूप से जागरूक जो 2-3 प्रदेश है उसमें से एक बिहार है। उनको मालूम है कौन कहाँ है। अखबार में फोटो लगाने से या पोस्टर में फोटो लगाने से कुछ नहीं होता। मोदी जी जाएंगे, मैं जाऊंगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाकर स्पष्टता कर कर आएंगे, ये कोई छिपी रहने वाली बात नहीं। ये तय है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में है, हम एनडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें एलजेपी कहीं पर भी नहीं है। चिराग पासवान का ये बयान कि मेरे दिल में मोदी जी ऐसे बसते हैं जैसे हनुमान जी के दिल में श्री राम बसते थे और आप मेरा दिल चीर के देख लीजिए तो मोदी जी की तस्वीर निकलेगी, आपको ऐसा लगता है ये कंफ्यूजन फैलाने के लिए बयान नहीं? ऐसा तो कई ऑपोजिशन वालों के मन में है। इट डजंट मीन कि वो भारतीय जनता पार्टी में है, काफी लोगों के मन में है। आपको ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान थोड़े ज्यादा एम्बिशियस हो रहे हैं, महत्वाकांक्षी हो रहे हैं और इस वजह से, क्योंकि जब तक पासवान जी जीवित थे तब तक आपको इस तरह की कोई समस्या देखने को नहीं मिली थी। अब उनका अपना आकलन है, वो महत्वाकांक्षी है या नहीं है टिप्पणी करने का मुझे अधिकार नहीं है, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारी ओर से, एनडीए की ओर से भारतीय जनता पार्टी इनसे चर्चा कर रही थी, नड्डा जी कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, हम दोनों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने और मैंने पर्याप्त सीटें उनको ऑफर की थी, परंतु वो नहीं माने और अंततोगत उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। जब गठबंधन तोड़ दिया तो आज वो हमारे गठबंधन में नहीं है, जहां तक बिहार चुनाव का सवाल है। पर केंद्र में वो गठबंधन में बने हुए हैं, ये कंफ्यूजन इसलिए भी है। अभी बिहार चुनाव का समय है, उसके बाद जो स्थिति स्पष्ट होगी इस पर ज्यादा स्पष्टता होगी, परंतु मैं इतना स्पष्ट कर देता हूं कि बिहार के चुनाव में लोजपा एनडीए का हिस्सा नहीं है। आपको याद होगा
भारत में जब मार्च में लॉकडाउन लगाया गया था तब बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर शहरों से गांव की तरफ पलायन करने लगे थे। इन लोगों की संख्या लाखों में थी। इन मजदूरों के पलायन की तस्वीरों को उस समय विपक्ष ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया था। इसलिए आज मैंने देश के गृह मंत्री से यह जरूर जानना चाहा कि पलायन का यह संकट उस समय सरकार की मिसकैलकुलेशन थी, सरकार समझ नहीं पाई इस समस्या को, या फिर इसे विपक्षी दलों और मीडिया के एक हिस्से ने बढ़ा चढ़ाकर दिखाया था। सच्चाई क्या थी, अब इस पर उनका जवाब सुनिए। कोविड-19 का सिलसिला शुरू हुआ था तो उस समय प्रवासी मजदूरों की बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। मीडिया में भी बहुत उसका हाइप हुआ था और उस समय ऐसा लगता था कि जैसे स्थिति जो है वो कंट्रोल में नहीं है, जिस तरीके से लोग बाहर निकल गए थे। आपको ऐसा लगता है कि उस स्थिति का, उन तस्वीरों को आपको लाभ होगा या उसका नुकसान भी हो सकता है? और ये पहला रेफरेंडम है उस पर देश का, क्योंकि पहला चुनाव है अब इस दौर में। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि काफी कुछ लोग पैदल चले गए, धैर्य खो बैठे, व्यवस्थाएं हो इसके पहले, मगर वास्तविकता एक ही है, ये भी है कि सिर्फ बिहार में 1500 से ज्यादा ट्रेनें गई हैं अलग अलग राज्यों से और उनको सलामत रूप से अपने घर में पहुंचाया गया है। उस समय आपको ऐसा लगा कि सरकार की तरफ से मिसकैलकुलेशन था या मीडिया का ओवर हाइप था, विपक्षी दलों का ओवर हाइप उन्होंने इस मुद्दे को कर लिया? अब मैं ये मीमांसा में जाना नहीं चाहता, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये जो हुआ कुछ कम्युनिकेशन गैप और कुछ प्रवासी मजदूरों के धैर्य खोने के कारण हुआ है और खैर होना नहीं चाहिए था, मगर एक साथ इतने लोग निकल गए तो उनको संभालते संभालते, समझाते समझाते उनको मेन स्ट्रीम जो व्यवस्था बनती है उसमें लाते लाते एक सप्ताह गया, तो लगभग एक सप्ताह आपाधापी का समय रहा था। बिहार का चुनाव कौन जीतेगा ये तो पूरे देश को पता चल जाएगा 10 नवंबर को, लेकिन इस बार का चुनाव प्रचार किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए आसान नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कोरोना वायरस। ये भारत का पहला ऐसा चुनाव है जो कोरोना काल में हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की वजह से अब नेताओं के लिए ना तो बड़ी बड़ी रैलियां करना संभव है और ना ही अब लाखों की संख्या में लोगों को मैदानों में लाया जा सकता है। घर घर जाकर चुनाव प्रचार करते हुए भी नेताओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसलिए ये पूरा चुनाव इस बार टेक्नोलॉजी पर आधारित है और इसमें बाजी वही पार्टी मारेगी जो टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा इस्तेमाल करेगी। मोटे तौर पर वर्चुअल तरीके से होने वाले इस चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या तैयारी है, इस पर भी हमने अमित शाह से बात की, क्योंकि अमित शाह को माना जाता है कि वो चुनावी विज्ञान के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, एक्सपर्ट हैं, लेकिन इस बार का चुनाव बिल्कुल अलग है। अमित जी, कोविड-19 के बाद से ये पहला चुनाव है देश में। क्या अंतर आपको लगता है कि इस कोविड काल में इस चुनाव में और बाकी के चुनावों में कितना अंतर रहेगा और क्या आपने कोई नई तरीके से तैयारी की है इस चुनाव की? देखिए, सब दलों ने करनी पड़ेगी क्योंकि ज्यादा भीड़ तो इकट्ठा कर नहीं सकते हो आप, तो रैलियों की संख्या लिमिटेड रहेगी, वर्चुअल रैली पर जोर रहेगा, मीडिया के माध्यम से पहुंचने पर जोर रहेगा और वर्चुअल रैली के माध्यम से हर बूथ में छोटे छोटे गांव में 50-100 लोग नेता को सुने, इस प्रकार का एक नेटवर्क खड़ा करना, नेटवर्क को सक्सेसफुली चलाना और उसको वोट में परिवर्तित कर कर मतदान मथक तक ले जाना, एक नए प्रकार का प्रयोग कोविड के कारण अचानक भारतीय डेमोक्रेसी के अंदर, भारतीय लोकतंत्र के अंदर करने की सबको फर्ज पड़ी है। मगर मैं मानता हूं इसमें से भी कुछ अच्छा निकलेगा। चुनाव का खर्च हो सकता है हमेशा के लिए थोड़ा कम हो जाए, हो सकता है चुनाव के अंदर जो वर्चुअल रेडियो की परंपरा होती है वो कोविड के बाद भी चालू रहे, लोगों का समय भी बचेगा, मतदाताओं का भी बचेगा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का भी बचेगा। बीजेपी एक ऐसी पार्टी रही है जिसने शुरू से आईटी पर बहुत जोर दिया है। एक तो आपका ये एडवांटेज हो सकता है, दूसरा ये कि आप रणनीतिकार हैं लेकिन साथ में आपने कोविड-19 में भी बहुत काम किया, तो आपका जो अपना तजुर्बा है, जब आपने दिल्ली में और बाकी जगह गृह मंत्री होते हुए काम किया कोविड-19 का, उसका भी कुछ लाभ आपको मिला चुनाव कैंपेन ड्राफ्ट करने में बिहार में? नहीं, देखिए, हमारी आईटी सेल ने बहुत मेहनत की है। लगभग 3 महीने पहले से हमने वर्चुअल रैलियों को देश भर में, न केवल बिहार में, एक एक्सपेरिमेंट करा था। मैंने ही बिहार में वर्चुअल रैली की थी, कलकत्ते में, बंगाल में भी करी थी, बड़ी सफल रैलियां हुई। एक पूरा तंत्र भारतीय जनता पार्टी का वर्चुअल प्रचार का 3 महीने पहले से बना हुआ है
इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को निश्चित मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से नीतीश जी को भी मिलेगा, एनडीए को भी मिलेगा, नीतीश जी को भी मिलेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो कॉमन ही होता है, सवाल नेता ने आकर बोलना होता है। तो ये सब चीज़ों से हमें फायदा हो गया, ऐसा मुझे तो अभी दिखता है। चुनाव अभी अभी शुरू हुआ है, थोड़ी गर्मी पकड़ रहा है और 26 तक प्रथम चरण का प्रचार जब समाप्त होगा, 23 तारीख को मोदी जी जा रहे हैं बिहार में, 3 रैलियां हैं। मुझे लगता है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए बड़े वेव की वहीं से धक्का मिलेगा, हमें फायदा भी हुआ। अब एक बड़ा सवाल यह है कि आप पिछले कई महीनों से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में खबरें लगातार नॉन स्टॉप मीडिया पर देख रहे हैं और इस पर राजनीति भी बहुत हुई है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसके पीछे जो राजनीति हो रही है उसकी मुख्य वजह ये बिहार के चुनाव ही है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार के इन चुनावों में सुशांत सिंह राजपूत की मौत भी एक बड़ा मुद्दा बनेगी? क्या ये मुद्दा असली है या सिर्फ मीडिया पर ही छाया रहने वाला मुद्दा है? ये सवाल हमने आज गृह मंत्री अमित शाह से भी पूछा। जैसे ये आया कि बिहार में सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है, क्या आपको ऐसा लगा कि है ये चुनावी मुद्दा, इस पर भी वोट पड़ेंगी? हो सकता है कुछ लोग इस पर भी वोट डाले, मगर 2 चीजें एक साथ हुई, इतनी सारी कंट्रोवर्सी हुई। मुझे आश्चर्य इस बात का था कि महाराष्ट्र सरकार ने क्यों सीबीआई को पहले नहीं दे दिया। सुप्रीम कोर्ट को, देश के उच्चतम न्यायालय को फैसला करना पड़ा और बात लिंगरिंग हो गई तो बड़ी हो गई। अगर पहले से ही सीबीआई को दे देते, इनके परिवार की अगर मांग है, और सीबीआई को दे देते तो बात खत्म हो जाती वहां पर। खैर, अब मीडिया ने भी इसको ज्यादा तूल भी दिया। जी, लेकिन एनसीबी आपके अंडर है, सीबीआई भी आपके पास है, एम्स का बोर्ड भी आपके पास है, तो क्या आपने उनको कुछ निर्देश दिया? नहीं, मेरा निर्देश देने का कोई कतई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। सब संस्थाएं अपने अपने रूप से स्वतंत्र रूप से जांच कर रहे हैं और ये न्यूट्रल जांच होनी चाहिए। भारत सरकार, कम से कम नरेंद्र मोदी सरकार, इस प्रकार की चीजों में विश्वास नहीं रखती है कि हम एजेंसियों की जांच के अंदर कोई राजनीतिक निर्देश दें। तो आपकी तरफ से इस मामले को लेकर कोई ब्रीफिंग नहीं थी? ब्रीफिंग एक भी नहीं हुआ, वो तो छोड़िए। हमने इतना ही कहा है कि जो सच है उसको लेकर जनता के सामने रखिए, अदालत के सामने रखिए। तो एक बड़ी बात यह है कि अमित शाह ये कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में सीबीआई को उन्होंने कोई निर्देश नहीं दिया है, एम्स का जो बोर्ड है उसे भी सरकार ने कोई निर्देश नहीं दिया है और एनसीबी को भी कोई निर्देश इस बारे में नहीं दिया गया है, ऐसा वो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। सुशांत सिंह की मौत इस साल की सबसे बड़ी खबरों में से एक थी। कोरोना वायरस से भी ज्यादा कवरेज इस खबर को भारत के मीडिया में मिली है। अब सुशांत सिंह की खबर के बहाने टीआरपी बटोरने वाला मीडिया, उसका एक हिस्सा अपने सभी दायरों से बाहर निकल गया और फिर यह सिलसिला हाथरस और ऐसे ही दूसरे मुद्दों की कवरेज तक पहुंच गया। इस दौरान आपने भी देखा होगा मीडिया की काफी आलोचना हो रही है, पूरे देश में मीडिया की आलोचना हो रही है। इसलिए आज मैं ये जानना चाहता था कि एक गृह मंत्री के तौर पर और एक आम इंसान के तौर पर भी अमित शाह इस दौर के मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं, जहां सुशांत सिंह राजपूत को कोरोना वायरस से ज्यादा कवरेज मिलती है। लेकिन मुझे लगा कि वो इस मुद्दे पर खुलकर कुछ बोलना नहीं चाहते। शायद वो जिस कुर्सी पर अभी बैठे हुए हैं वहां पर बैठे हुए मीडिया के बारे में इससे ज्यादा बात करना शायद ठीक नहीं रहेगा। मुझे यह भी लगा कि सरकार इस मुद्दे को लेकर अभी दुविधा में है और यह बात अमित शाह के जवाब से तब स्पष्ट हो गई जब उन्होंने ये तो माना कि जो हो रहा है वो सही नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर क्या करना है ये खुद मीडिया को तय करना चाहिए या फिर देश में जो अलग अलग अदालतें हैं जहां पर ये मुद्दे चल रहे हैं उन्हें ये तय करना चाहिए। तो खबरों की जो दुनिया है उसकी ताजा जो स्थिति है उसके बारे में अमित शाह को क्या लगता है, अब ये सुनिए। शुरुआत में मैंने आपसे ये सवाल किया था कि आप हाल के दिनों में दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमने पीछे 6 महीने में ये भी देखा कि सरकार जो भी काम कर रही है, जब मान लीजिए कोविड-19 को लेकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम की ज़रूरत थी या जो भी घोषणाएं थी, फिगर्स, फैक्ट्स जो थे, लेकिन ये भी अब मीडिया में इसकी कोई जगह नहीं है। आप जो नहीं दिख रहे हैं उसका एक कारण तो ये था कि आप खुद बीमार थे, लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि मीडिया में अब सरकारी घोषणाओं की जगह ही नहीं बची, क्योंकि मीडिया में कुछ और चल रहा है। पीछे 6 महीने से मीडिया की भी काफ़ी आलोचना हुई ये सोचकर कि
इस समय भी सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की खबरें ही चलती रही। तो मैं भी ईमानदारी से आपसे बात कर रहा हूं, आप भी ईमानदारी से हमें बता सकते हैं कि क्या प्रायोरिटी बदल गई है और फिर जनता को ये बता दिया जाए कि ये टीआरपी की कंपल्शन है? नहीं, मैं मानता हूं, अब मैं कोई एडवाइस देना नहीं चाहता मीडिया जगत के लोगों को, मगर बैलेंस करने की जरूरत है, ऐसा जनता भी फील कर रही है, हम लोग भी फील कर रहे हैं। खबर खबर होती है, खबर मार्केटिंग की चीज नहीं होती है, खबर पहुंचाने की चीज होती है। अब आप इसको छोटी छोटी चीजों को तूल देकर पूरा दिन भर चलाते रहोगे, खैर जनता ही अपने तरीके से इसको रिस्पॉन्ड करेगी, तभी जाकर ठीक ठाक होगा। अमित जी, हाल के 6 महीनों में अदालतों में मीडिया को लेकर, अदालतों में और थानों में मीडिया को लेकर जितने केसेस आए इतने पहले कभी नहीं देखे गए। अचानक से एक नया दौर शुरू हुआ है। अदालतें सरकार से पूछती हैं आपके पास क्या मैकेनिज्म है, आप क्या कर रहे हैं। थानों में जब केसेस जा रहे हैं उसमें राजनीति होती है, गलत को सही, सही को गलत। आजकल जो कुछ हो रहा है इसको लेकर, क्योंकि आप देश के गृह मंत्री, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये टीआरपी घोटाला हुआ है, इसको लेकर आपसे पूछ रहा हूँ कि इसको लेकर क्या चिंतित हैं आप? सरकार इस पर क्या करेगी या अभी सिर्फ मीडिया के ऊपर छोड़ेगी कि सेल्फ रेगुलेशन ही चले? देखिए, संदेहास्पद स्थिति किसी भी क्षेत्र में हो, वो समाज जीवन के लिए चिंता का विषय होता है, और समाज जीवन के लिए चिंता का विषय होता है तो सरकार के लिए भी चिंता का विषय होता है। मैं अभी इस स्तर पर तो कुछ कह नहीं सकता, मगर जिस प्रकार से विगत कुछ दिनों से न्यूज़ आ रही हैं, मुझे लगता है व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत कहीं ना कहीं है, और कम से कम इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जी, मैं यहाँ रेगुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या आपको लगता है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है पूरे देश में? ये तो अच्छी बात है कि मीडिया के पास सेल्फ रेगुलेशन है, वैसा ही रहना चाहिए, लेकिन जो हमारे देश के कानून हैं उनका भी पालन उस समय होता रहे, वो भी इंश्योर करना जरूरी है। नहीं, वो अब मीडिया के लोग और अदालत ही मिलकर कर सकते हैं, क्योंकि हम करने भी जाएंगे जी तो इसका गलत अर्थ निकलेगा और करना भी नहीं चाहिए। तो मीडिया के लोग और जो संस्थाएं बनी हुई है वो और अदालत ही इसको ठीक करे, अगर ठीक करने की जरूरत है तो आपने देखा, गृह मंत्री ने ये तो कहा कि जो कुछ हो रहा है वो चिंता की बात है, वो चिंतित हैं, सरकार भी चिंतित है। उन्होंने ये भी कहा कि न्यूज़ मार्केटिंग का जरिया नहीं हो सकती, न्यूज़ का काम है जानकारी पहुंचाना, सूचना पहुंचाना। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो कुछ चल रहा है, एक तो आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया कि देश के लोगों को ये तय करना चाहिए कि वो इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, दूसरा हम लोगों पर छोड़ दिया, मीडिया के लोगों पर, और तीसरा इस देश की अदालतों पर छोड़ दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो कुछ हो रहा है आजकल वो ठीक नहीं हो रहा, और उसमें देश के लोगों को भी, यानी आप लोगों को भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। न्यूज़ चैनल्स की टीआरपी तो अगले 12 हफ्तों के लिए नज़रबंद कर दी गई है, लेकिन कश्मीर के राजनेता नज़रबंदी से बाहर आ गए हैं, और इन राजनेताओं को नज़रबंदी में रखा क्यों गया था, इसका जवाब भी इससे पहले केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कभी दिया नहीं था। यह मुद्दा पिछले 1 वर्ष से राजनीति का मुद्दा बना, और महबूबा मुफ्ती तो इस नज़रबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी। लेकिन आज पहली बार देश के गृह मंत्री ने खुद फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार को हाउस अरेस्ट किए जाने की वजह बताई, और इस वजह के बारे में आज आप सबको भी जानना चाहिए, खास तौर पर वो लोग जिन्हें जम्मू कश्मीर के मामलों में दिलचस्पी है, उन्हें तो ये जरूर देखना चाहिए कि आज होम मिनिस्टर ने इस बारे में क्या कहा। महबूबा तो सुप्रीम कोर्ट तक भी गई ये जानने के लिए कि उनको हाउस अरेस्ट में रखा क्यों। आप होम मिनिस्टर हैं तो आप देश को ये बता सकते हैं कि इनको हाउस अरेस्ट में रखा क्यों, कारण क्या था? देखिए, हाउस अरेस्ट में नहीं रखा, पहले तो अरेस्ट में ही रखा था। जब 370 को हटाया गया तो अपप्रचार कर लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम न कर पाए, और जिस प्रकार के बयान उस वक्त आते थे, आग लग जाएंगी, हाथ काट डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मुझे लगता है कि उचित ही कदम था। और जैसे ही स्थिति नॉर्मल हुई, सब बाहर है, अपनी अपनी पार्टी भी चला रहे हैं, और चलाए, कोई आपत्ति नहीं। इस देश में कई पार्टियां हैं, चलती है, जम्मू कश्मीर में भी चलनी चाहिए। महबूबा जब अपने सरकारी बंगले में बैठकर, सरकारी सुरक्षा के अंदर बैठकर, ये तीनों लोग सब कुछ सरकार, भारत सरकार का इस्तेमाल करके, फारूक साहब तो तनख्वाह भी लेते हैं, वो सांसद हैं भारत सरकार से,
और फिर आप चीन से मिलने की बात करें और कहें कि चीन से मिलकर हम 370 की बहाली करा लेंगे, तो क्या हमारे देश का कानून इस पर खामोश है? हम कानून अपना काम करेगा समय पर, मगर मैं इसको उचित नहीं मानता। आप कुछ, ये भाषा उचित नहीं है। कोई कार्रवाई इस पर? कार्रवाई देखेंगे, अभी जम्मू कश्मीर सरकार से रिपोर्ट आएगी बाद में, परंतु इसको हम उचित नहीं मानते। चीन की बात तो आ ही गई थी। अगला सवाल हमारा यह था कि क्या भारत सरकार शी जिनपिंग को समझने में चूक गई? क्या भारत की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी समझ नहीं पाए जब वो शी जिनपिंग से लगातार दोस्ती की कोशिशें कर रहे थे और उसकी वजह से अब ये चीन को लेकर सीमा विवाद हुआ है? इस पर क्या जवाब था, ये सुनिए। आपको ऐसा लगता है कि चीन को जज करने में, समझने में हम लोगों से गलती हुई? क्योंकि पहले तो हमने बहुत दोस्ती के हाथ उनको बढ़ाए थे, ममल्लापुरम में भी किया हमने, वुहान में भी किया हमने, साबरमती में भी किया, तो हम जज नहीं कर पाए चीन को? देखिए, दो चीजें हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। किसी भी व्यक्ति से रिश्ते सुधारने का प्रयास करना, इसमें कोई बुराई नहीं हो सकती। बिगड़े हुए रिश्ते पड़ोसियों से सुधारने ही चाहिए, मगर सुधारने की लड़क में हमारे हितों की बलि नहीं चढ़नी चाहिए। हमने सुधारने का प्रयास किया जब भी हमें लगा कि हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण का प्रयास हो रहा है, हमने आंख में आंख डालकर जवाब दिया है। ये 62 वाली स्थिति नहीं है। रिश्ते सुधारने का प्रयास हमने पाकिस्तान से भी किया था, चीन से भी किया था, सबसे करना भी चाहिए। तो क्या हम 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं? जैसे अभी बात हो रही है पाकिस्तान और चीन के दोनों फ्रंट एक साथ अगर खुलते हैं तो? मैं नहीं मानता ऐसी नौबत आएगी। अभी कूटनीतिक स्तर पर भी बात हो रही है और सेना के अधिकारियों के बीच में भी बात हो रही है। आशा करनी चाहिए रास्ता निकल आएगा, अच्छा रास्ता निकल आ जाए। मगर मैं इतना कह सकता हूं कि भारत की 1 इंच की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं कर पाएगा। पर ये भारत सरकार का अटल निर्णय है। पर गलवान के बाद उन्होंने अतिक्रमण किया है या नहीं किया है? देखिए, अभी मैं फिर से एक बार कहता हूं, भारत की भूमि पर 1 इंच अतिक्रमण छोड़ दीजिए, अंदर गप्पे लगाते 12 किलोमीटर अंदर आ गए, 30 किलोमीटर, 1 इंच भी भूमि हमारी किसी के हाथ में हम नहीं जाने देंगे। वैसे राहुल गांधी ने कहा था कि उनके पास है फॉर्मूला 15 मिनट वाला, तो आप उनसे भी सीख सकते हैं। भैया, वो 62 में ही कर लेते तो इतना हजारों वर्ग हेक्टर भूमि न चला जाता। उस वक्त के तो प्रधानमंत्री ने आसाम को कह दिया बाय बाय आसाम, आकाशवाणी पर, और कांग्रेस पार्टी हमें यह नसीहत दे रही है। आपके परनाना की सरकार थी तभी जमीन जाती रही। हमारे समय में कम से कम हमने डटकर मुकाबला किया है। अब इसमें लेटेस्ट ये है जो मैं आपसे बिल्कुल ताज़ा बात जो कर रहा हूँ वो ये कि लेह में जब आप अपना लोकेशन फीड करते हैं तो लेह को, वो जम्मू कश्मीर को चाइना का हिस्सा दिखा रहे हैं उनके फ़ोन में जो मैप्स हैं। इसी तरीके से जो उनके फ़ोन हैं चाइना के, वो अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा दिखाई नहीं रहे। तो ये एक IT वॉर में भी तब्दील हो गया अब। नहीं, देखिए, ये आज से नहीं है। मैंने बोला ना, आज़ादी के समय से 62 से विशेष कर चल रहा है और हम इसके खिलाफ तो लड़ रहे हैं। हमारी जो हक की लड़ाई है बातचीत में, वो इसी के तो खिलाफ है। कोई सॉल्यूशन आप देख रहे हैं नियर फ्यूचर में? सॉल्यूशन तो अब वार्ता से ही आ सकता है। वार्ता चल रही है, देखिए, सबने आशा करनी चाहिए कि अच्छा सॉल्यूशन निकले। अभी तक अपने देश में दिवाली जब भी आती थी तो चाइना का अच्छा खासी भूमिका रहती थी बाजारों में। इस बार कुछ कमी देखते हैं आप दिवाली पर? निश्चित रूप से कमी दिखाई पड़ती है बाजारों में, अखबारों में मैं तो पढ़ता हूँ, ज्यादा बाजारों में गया नहीं, मगर देश की जनता के मन में भी गुस्सा तो है। 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं शशि थरूर, उन्होंने पाकिस्तान में एक लिटरेचर फेस्टिवल में बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान ने भी भारत से ज़्यादा अच्छा काम किया है कोविड के कंट्रोल को लेकर। तो और आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो पाकिस्तान में बहुत दिलचस्पी दिखाते हैं और पाकिस्तान उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा, फिर से वापस पाकिस्तान की तारीफ हो रही है। तो आप गृह मंत्री हैं, आपने इतना काम किया, जब आप ही के देश का एक नेता पाकिस्तान में जाकर ये कहता है कि पाकिस्तान इज बेटर देन इंडिया। देखिए, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता। कांग्रेस शुरू से ये कर रही है।
अपीसमेंट के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए पाकिस्तान की पीठ थपथपाना कोई नई बात नहीं है। स्वयं राहुल गांधी ने कहा कि कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा हो रही थी, इमरान का समर्थन हो जाए, इस प्रकार के स्टेटमेंट उन्होंने भी दिए थे। मणिशंकर अय्यर ने भी कई बार दिए, अब शशि थरूर दे रहे हैं। मगर मैं देश की जनता को इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अपनी ओछी अपीसमेंट की पॉलिटिक्स के कारण जो लोग देश के हितों को ताक पर रखते हैं, देश के सम्मान को ताक पर रखते हैं, उनको पहचानने की जरूरत है। और अब वो एक्सपोज हो चुके हैं, ये अब नहीं चलेगा। देश की जनता बंगाल में जो कुछ हो रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि वहां बिल्कुल सही समय है ये राष्ट्रपति शासन लगाने का? आप इसके पक्ष में हैं? देखिए, मैं राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, और इस प्रकार के इंटरव्यू में मैं कह भी नहीं सकता। परंतु इतना जरूर कहता हूं कि बंगाल के अंदर चिंताजनक स्थिति है। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की हत्या करना, हत्या होना और बाद में उसी दल के लोगों को वो हत्या में फंसा देना, खुलेआम रोड पर शूट आउट होने, हर जिले में बम के कारखाने मिलने, प्रशासन चरमरा गया है। मैं मानता हूं कि शायद ही देश में ऐसा कोई राज्य होगा जिसमें राजनीतिक विंडिक्टिवनेस के कारण इतनी हत्याएं रिसेंट पास्ट में हुई होगी। जो बंगाल की स्थिति है वो चिंताजनक तो है ही। राष्ट्रपति शासन एक अलग विषय है, इसके संवैधानिक पैरामीटर्स भी है और ये फैसला इस प्रकार के इंटरव्यू में आना से नहीं होता है, इसकी एक प्रक्रिया होती है, परंतु चिंताजनक हालत है। जब आप कोविड-19 को लेकर अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करते थे कोऑर्डिनेशन के लिए, प्रधानमंत्री भी करते थे, आप भी करते थे, ऐसे कुछ मुख्यमंत्री थे जिन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, जिन्होंने आपको कोई कोऑर्डिनेशन आपके साथ दिखाया ही नहीं, या जो आप यहां से तय करते थे उसका उल्टा वो अपने यहाँ ग्राउंड पर करते थे? बंगाल ने ही करा है, बाकी बाय एंड लार्ज तो हमें कोई जगह पे दिक्कत नहीं आई, चाहे कांग्रेस के राज्य हो चाहे कम्युनिस्ट राज्य हो, सब ने माना है। क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसको कम से कम पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठाना चाहिए, ऐसा सब मानते थे। अमित जी, पूरे दुनिया में अब कह रहे हैं कि सेकेंड वेव आ रहा है कोविड का, और बहुत सारी जगह लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। क्या भारत में भी सेकेंड लॉकडाउन के लिए आप लोगों ने कुछ सोच कर रखा है, कंसीडर भी किया है आपने? नहीं, अभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने एक सावधानी का बड़ा अभियान चलाया है। वो गांव-गांव तक, स्कूल तक, पुलिस थाने तक, आंगनवाड़ी तक, हेल्थ वर्कर तक, हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि जब तक टीका नहीं संशोधित हो जाता और जब तक इसकी दवाई नहीं बन जाती, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना और हाथों को कई बार दिन में अच्छे से साफ करना, ये तीनों चीजों पर बल देना यही है। मोदी जी ने लॉकडाउन किया तब विपक्ष के कुछ नेता और विशेषकर राहुल गांधी कहते थे पूरा देश बंद कर दिया, लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं थी, ब्ला ब्ला ब्ला। आज उनको मालूम नहीं है कि अगर लॉकडाउन न करते और उस वक्त पीक आता तो बगैर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लाखों करोड़ों लोग मर जाते। पर वो तो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो उनको तो हर चुनाव में जनता ही मनाएगी, मैं और आप नहीं मना पाएंगे। परंतु हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, वास्तविकता है। और बीच में एक भय था कि ऑक्सीजन की किल्लत आएगी, इसके लिए भी वॉर फुटिंग पर मोदी सरकार ने एक्शन लिए और आज वो भी स्थिति को हम निपट रहे हैं और ग्राफ धीरे धीरे नीचे जा रहा है। भगवान करे कोई सेकेंड वेव ना आए, आएगा तो इसके खिलाफ भी लड़ेंगे, क्योंकि पर आपको लगता है कि लड़ना ही तो जीवन है। सेकेंड लॉकडाउन की भी तैयारी कुछ करके रखनी चाहिए। लॉकडाउन का शायद नौबत न आए जी, मैं नहीं मानता लॉकडाउन का नौबत आएगा, परंतु इसके खिलाफ लड़ने की तैयारी सरकार की, भारत सरकार की, राज्य सरकारों की भी, सभी दलों की राज्य सरकारों की पर्याप्त है और अच्छी है। तो यहाँ 2 बड़ी बातें अमित शाह ने कही। पहली तो ये कि कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार को ममता बनर्जी ने सहयोग नहीं दिया।
ये एक बड़ी बात है और बड़ा आरोप उन्होंने ममता बनर्जी पर लगाया है कि उन्होंने कोविड-19 के दौरान जो काम चल रहा था उसमें केंद्र सरकार का सहयोग नहीं किया था। और जो दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही है वो ये कि हो सकता है कि पूरी दुनिया में इस समय सेकेंड वेव चल रही हो, आ रही हो, या आशंका हो कोविड-19 की आएगी, और बहुत सारे देशों में लॉकडाउन का दूसरा चरण भी शुरू हो गया है, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि भारत में लॉकडाउन के दूसरे चरण की नौबत आएगी। वो नहीं मानते, उन्हें नहीं लगता कि ऐसी स्थिति होगी कि भारत में दोबारा से लॉकडाउन करना पड़े। ये दो बड़ी बातें कोविड-19 को लेकर अमित शाह ने कही है जो आपको नोट करनी चाहिए। और उनसे आखिरी सवाल मैंने ये पूछा कि जब वो कोरोना वायरस से संक्रमित होकर आइसोलेशन में थे, आइसोलेशन में जब व्यक्ति होता है तो अक्सर उसके पास बहुत समय होता है अकेले रहने का, सोचने समझने का, और उन्हें एक राजनेता और एक व्यक्ति के तौर पर इस आइसोलेशन ने कितना बदला, ये उनके लिए एक सजा की तरह था या फिर आत्मविश्लेषण के मौके की तरह था? इस पर अमित शाह का जवाब आपको बताएगा कि कोई व्यक्ति कितने ही ऊंचे पद पर क्यों ना हो और अपनी जिम्मेदारियों की वजह से कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, आत्ममंथन के लिए कुछ पल हासिल कर लेना सबको अच्छा लगता है। और यह समय आपको एक व्यक्ति के तौर पर बदल कर रख सकता है। लेकिन अमित शाह के मन में क्या ख्याल आते थे जब वो आइसोलेशन में थे और उन्होंने अपने बारे में कितना सोच विचार किया, ये आखिरी सवाल था। और आप सुनिए कि उन्होंने किस तरह आत्ममंथन किया। अमित जी, आखिरी सवाल ये है कि आप खुद बीमार रहे, कोविड-19 का से आपने मुकाबला किया, एक व्यक्ति के तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर और एक नेता के तौर पर, ये नई स्थिति ने आपको कैसे चेंज किया है? जब आप अस्पताल में रहते होंगे तो आपको समय मिला होगा आत्ममंथन करने का, एज ए पर्सन ऑल्सो, एज ए पॉलिटिशियन ऑल्सो। और आप जैसा जो पॉलिटिशियन है जो लगातार बाहर घूमता है, अगर वो कमरे में बंद रह जाए तो वो भी अपने आप में एक सजा से कम नहीं होगा। नहीं, देखिए, बहुत समय से पढ़ाई लिखाई का टाइम नहीं मिला था, खासे 1.5 महीना मुझे पढ़ाई लिखाई का टाइम मिल गया। दूसरी बात, कई सारी चीज़ों को पीछे मुड़कर देखने का, सोचने का अवसर भी मिला। कई गलतियां मुझसे स्वयं से कहाँ हुई, क्या हुई, इसका एनालिसिस भी किया और आगे के लिए वो गलती न हो इसके लिए अपने आप को तैयार भी किया। और विशेषकर पढ़ाई लिखाई पर मेरा ज़्यादा ध्यान रहा। कोई इस प्रकार से ईश्वर कृपा से मैं बीमार नहीं रहा कि जिससे पढ़ने लिखने में या उसमें कोई बड़ी बाधा आ जाए। संपर्क विहीन जरूर रहा, परंतु कमरे के अंदर स्थिति इतनी कभी बिगड़ी नहीं कि लिखने पढ़ने में मुझे तकलीफ हो। तो बहुत ज़्यादा समय तो पढ़ाई लिखाई में ही गया है। सो दिस इज अ बेटर वर्जन ऑफ अमित शाह। वो तो समय ही तय करेगा। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.